वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ख़ैम सर। तो ये सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपके सामने हम लेके आए हुए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन होगा जिसमें हमारा पार्ट 1 भाग 1 जिसमें हमारा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, और इसी वीडियो में हम आपको ईवीएस का भी जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के प्रथम प्रश्न पत्र जो कक्षा 1 से 5 के लिए होता है उसका हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा पहला वीडियो है, और अगर हम हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आप हम ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए ताकि हम डेली बेसिस पे यहाँ पे आपको हम वीडियो प्रोवाइड करा सकें। और ये हमारा प्रीवियस ईयर पेपर आपका फर्स्ट भाग जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है उसको शुरुआत करते हैं। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। इस बार जो जुलाई का 2025 का सीटेट है, इस बार हम पूरी लगन के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपका इस पेपर को क्वालिफाई कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा सीटेट का पेपर होता है उसमें 90 मार्क्स जो आपके होते हैं वो हमारे पेडागोजी पोर्शन के होते हैं। तो बेटा अगर आप लोग अपनी पेडागोजी को मजबूत करेंगे तो आप अपने नंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं, जिसमें जनरल की कट ऑफ 90 नंबर होती है और ओबीसी के लिए 82। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे मूल्यांकन को। तो क्या हम केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो देखा बेटा, मूल्यांकन जो हमारा होता है, नंबर्स की बात हम यहाँ पे नहीं करते हैं, उसके पूरे सर्वांगीण विकास की बात करते हैं बच्चे के लिए। तो हमारा मूल्यांकन को सिर्फ़ और सिर्फ केवल यहाँ पे जो वर्ड आते हैं जिस तरह के डायरेक्ट, तो इन सबको पहले निगलेक्ट कर देना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद शिक्षा अधिगम का एक सिर्फ भाग होना चाहिए, ठीक है। तो आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, तो जिसमें लिखा हुआ है हमारा संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार हमारा अधिगम कैसा है? हमारा संरचनात्मक के अनुसार एक सक्रिय और सामाजिक है, क्योंकि जानकारी की अर्जन प्रक्रिया, तो हम अर्जन प्रक्रिया का मतलब हम जानकारी को गेन करते हैं। अनुभव के परिमाण के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, सिर्फ एक परिवर्तन नहीं, कई सारे परिवर्तन के लिए अधिगम को समायोजित किया जाता है। एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, एक निष्क्रिय और व्यक्तिपरक प्रक्रिया। ये तो निष्क्रिय तो होना ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको निगलेक्ट करते हुए चलना है कि कौन से दो ऑप्शन है। कोई चारों ऑप्शन ऐसा आपको लगेगा कि चारों ऑप्शन सही है, बट आपको सबसे सही उत्तर जो होता है वो हमारे सीटेट में होता है। तो यहाँ पे एक सक्रिय और सामाजिक जो व्यवहार को से जोड़ते हुए जो हमारे आंसर्स होंगे उनको हम यहाँ पे लेंगे। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जब एक शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है तथा दबाव में आ जाते हैं। जी नहीं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते। अब अगर प्रभावित ही नहीं होंगे तो बच्चा सीखेगा ही क्या, ठीक है ना। और सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। ये बेटा सबसे सटीक उत्तर है, क्योंकि बच्चे जब तक उत्सुक नहीं होंगे और अपने सब्जेक्ट को सीखने के लिए प्रेरित नहीं होंगे तब तक शिक्षकों को विद्यार्थियों के उनकी योग्यताओं के सकारात्मक विश्वास तभी हो पाएगा जब वो सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित होंगे, निश्चिंत हो जाते हैं और सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। बेटा ये हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पे सिर्फ सी ऑप्शन जो होगा हमारा वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा बच्चों की गलतियाँ अधिगम का क्या होती हैं? एक भाग होती हैं और उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। देखो बेटा, बच्चों को कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना है कि वो मतलब तुम कर नहीं सकते हो या तुम कितने इतने कमज़ोर हो, तुम बेटा इन बड़े अच्छे बच्चों का मुकाबला नहीं कर। बेटा कभी भी किसी भी तरह की ऐसी भी आपको लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है। और सीटेट के पेपर के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपको बच्चों के स्तर पर जाके सोचना होता है कि आप अपने को एज अ टीचर नहीं, आप अपने को एज अ स्टूडेंट वहाँ पे ट्रीट करें एग्ज़ाम सेंटर पे, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा पेडागोजी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बच्चों की गलतियाँ अगर आप अपने को वहाँ पे रखें तो आप क्या कहेंगे, अधिगम का एक भाग होगा ना, बच्चे मिस्टेक करेंगे फिर सीखेंगे। तो इस तरह से बच्चों की गलतियाँ वो क्या होता है, अधिगम का एक भाग होता है और उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। उनको विचारों को क्या देती है, एक अंतर्दृष्टि देती है कि हाँ इस तरह से हमारे क्वेश्चन को करने के लिए आसानी से
कर सकते हैं या उनको अधिगम्य सीखने में मदद करती है। 5वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम एक नए उससे सीटेट के एग्ज़ाम को लेके आए हैं, ताकि आपको बेसिक से हम आपको छोटी से छोटी आपको चीज़ें बता सकें। तो कोशिश करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको हमारा चैनल वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए बात करते हैं वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल व प्रयास शामिल हैं। मतलब वो अपने आप से स्वयं पहल, मतलब अपने आप से करने की कोशिश करते हैं, ख़ुद से प्रयास करते हैं, शामिल हैं। निम्न में से किसका उदाहरण है बेटा? तो यहाँ पे क्या है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है, या परंपरागत विधि है, या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, या निगमनात्मक विधि है। तो बेटा ये जो अपने आप से आने की बात है ना, स्व जो वर्ड आया स्व पहल, मतलब जो अपने आप से करने की किसी जिज्ञासा जो जागृत होती है उसको अधिगम कर्ता केंद्रीय विधि, जो अधिगम कर रहा है। जैसे हम पढ़ रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं तो क्या है, ये अधिगम कर्ता केंद्रीय विधि के अंतर्गत आता है। आइए बात करते हैं नीचे दिए लिखी हुई स्थिति में किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वो महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप में अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। कैसी संभावना है, ये बात करते हैं यहाँ पे। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। पहले आपको हम बता दें कि आनुवांशिकता जो है हमारी और पर्यावरण, ये दोनों क्या हैं, अलग नहीं है। एक तो यह ऑप्शन है आपके में। दूसरा ऑप्शन है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। तो ये बात तो वही हो गई, अलग नहीं है, संबंधित नहीं है, दोनों एक ही जैसे विकल्प हैं। तीसरे की बात करते हैं हमारा, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, और संज्ञान एवं संवेग चौथा है संबंधित नहीं। बेटा संज्ञान और संवेग जो होते हैं वो बच्चों के अलग नहीं होते, वो क्या होते हैं, एक ही होते हैं। जो संज्ञान होता है उनका जो सोचने की संगति, और जो उनके अंदर जो संवेग की भावनाएं जो होती हैं, जो उनकी क्या होती हैं, वो अलग नहीं होती, वो क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। एक शिक्षक ये वाला क्वेश्चन जो हमारा है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। तो बेटा इसको प्रोत्साहित करने के लिए बच्चे को क्या करना चाहिए, एक टीचर को क्या करना चाहिए, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण, मतलब उनको सिर्फ याद करना। कंठस्थीकरण का मतलब यहाँ पे है बच्चों याद करने के लिए, क्या सिर्फ हमें उनको याद कराने के पर बल देना चाहिए। देखो बेटा, तो याद कराने पे सिर्फ बच्चों को नहीं कि हाँ बेटा इतना हमने क्वेश्चन दिए, ये कल याद करके आ जाना, इसके बारे में हम लोग इसमें क्या है, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा रॉन्ग। तो आगे बात करते हैं हमारा दूसरा ऑप्शन कौन सा है। पहला वाला ऑप्शन जो ए पार्ट है वो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। बी ऑप्शन की बात करते हैं अगर, तो बच्चों को समस्या के बारे में सहजनाभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पी में देखने के लिए प्रोत्साहित करें। बेटा बहुविकल्पी जो संसार में, जैसे हम बच्चों को क्या खुला वातावरण प्रदान करना चाहिए, जिससे बच्चों को क्या करना है, स्वयं सीखने की जो उनमें जिज्ञासा होती है वो डेवलप हो सके। तो हमारा तीसरा है क्वेश्चन यहाँ पे, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, कि हाँ हम क्लास में आए और सारे जितने भी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हीं को सारे क्वेश्चन को क्या किया, एक साथ एक्सप्लेन कर दिया और कहा बेटा ये इस तरह से याद कर लीजिएगा। तो ये भी हमारा तरीका क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, एलिमिनेट करने हैं अपने ऑप्शंस को। तो दो ऑप्शंस हमारे ए और सी एलिमिनेट हो गए। लास्ट वाला है, पाठ्य पुस्तक में एक ही प्रकार। बेटा जहाँ पे ही वर्ड आता है ये हमारा क्या होता है, निपात। तो जब भी कभी भी किसी भी ऑप्शन में अगर आपको ही, केवल इस तरह के जो सेंटर केंद्रित होते हैं, मतलब एक ही सेंटर की बात कर रहे हों या एक ही चीज़ की बात कर रहे हों, क्या होते हैं ज़्यादातर हमारे 90%। पहली ये चीज़ तो निपात वाले जितने भी वर्ड होंगे वो सारे निपात हैं, भी है, केवल हैं, ये सब निपात हैं। और जहाँ पे भी निपात के जो भी ऑप्शंस होंगे वो सीधे सीधे आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, वो ऑप्शन नहीं हो सकता। पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करता है। एक ही प्रश्न का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये निगलेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी, जहाँ पे बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, बहुविकल्पों को देखने के लिए उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे जीन पियाजे की। तो हमारे जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ये हो सकता है। आइए बात करते हैं आगे कुछ ऑप्शंस में। बच्चों की सोच गुणात्मक
रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। बेटा निम्न तो नहीं होती है, क्योंकि सोचने की और समझने की क्षमता जो होती है वो निम्न हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि हम बच्चों को कभी भी ये नहीं कह सकते कि तुमको क्या है, तुमको कम आता है या किसी भी चीज़ तरह की इस तरह की कोई भी बात बच्चों के लिए हम नहीं कर सकते। और डी पार्ट है हमारा बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर। अब जाहिर सी बात है बेहतर भी नहीं हो सकती, क्योंकि क्या है जो बड़े लोग हैं उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने दुनिया को ज़्यादा उससे देखा हुआ होता है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। और सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से, मात्रात्मक नहीं बेटा, मात्राओं में मतलब उनका एक वज़न या तौल मात्रात्मक मतलब कोई भी यूनिट के फॉर्म में उसको नहीं करेंगे। गुणात्मक मतलब गुणों में भिन्न होती है कि उनके अंदर कुछ कम गुण हैं या कैसे क्या है उन गुणों की बात करते हैं। यहाँ पे मात्रात्मक वयस्कों से निम्न और बेहतर नहीं हो सकती, सिर्फ क्या है गुणात्मक रूप से क्या होती है वयस्कों से भिन्न होती। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी पे क्या कर देंगे हम लोग, टिक कर देंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बेटा जेंडर क्या होता है? जेंडर एक ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं जेंडर एक क्या है, आर्थिक अवधारणा है, जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। नहीं, जेंडर जो हमारा होता है, जेंडर बाय वो एक होती है सामाजिक, हमारी एक सिर्फ संरचना है। तो हमारे ये जेंडर वाला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर क्या होता है सीटेट के एग्ज़ाम्स में आता है। तो ये क्या होगा इसमें, जेंडर क्या है हमारी एक सामाजिक, जेंडर एक हमारी क्या है सामाजिक, वो है सामाजिक क्या है बेटा, संरचना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्न में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है? तो शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक और संवेगात्मक नहीं, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और स्व नहीं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो ये एक हमारा पैटर्न है जो हमारे किसको क्या करता है, शिक्षक के विकास के व्यापक आयामों को क्या करता है, बताता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है, बुद्धि के बारे में क्या बात करते हैं? बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियाँ जैसे स्मरण एवं तर्क शक्ति शामिल होती है। पहला ऑप्शन है हमारा ये। दूसरा है हमारा बुद्धि बहुआयामी। तो ये जो बहुआयामी है ये क्या है, हमारा एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है हमारे क्या नाम पर्यावरण को, मतलब बच्चों की सोचने और समझने की शक्ति को आयाम देता है। कैसा बहुआयाम, मतलब बड़ा आयाम देता है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं, जिसके बारे में बच्चों को नहीं भी पता होता है लेकिन उनके अंदर वो चीज़ें पाई जाती हैं। तो क्या होती है, बहुआयामी होती हैं। बुद्धि आभारी रूप से सोचने की योग्यता है या बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, एक समुच्चय और संवैधानिक क्षमता के आधार पर क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? सामाजिकरण का सबसे अच्छा जो माध्यम है हमारा वो बेटा क्या होता है, परिवार होता है। बच्चा सबसे पहले छोटा बच्चा होता है, वो कभी घर से बाहर अगर नहीं निकला तो वो किसके बीच रहता है, परिवार के बीच रहता है। तो हमारा सीधे आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसमें परिवार। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, परिवार हो जाएगा इसमें आंसर हमारा। ठीक है, सी पार्ट इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, सी पार्ट, सॉरी ये हमारा हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, और अब बात करते हैं इसके बाद हम लेव वाइगोस्की के अनुसार एक सामाजिक विधि। बेटा ये डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक निष्क्रिय हो नहीं सकता, अनुबंधित मतलब उस पर हम कंट्रोल जैसे होता नहीं, एक अनुबंधित कर दें उसको, एक तरह से रोक दें, नहीं हो सकता। व्यक्तिगत भी नहीं हो सकता कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा हो, नहीं, एक सामाजिक प्रक्रिया अधिगम जिसमें सबको सीखने का क्या होता है, हक होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? कौन सा करता है बेटा, विलंबित अनुकरण नहीं, वर्तुल्य प्रक्रिया नहीं, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं। क्योंकि बच्चों को क्या होता है, जो पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था जो हमारी होती है जीन प्याजे की, जिसमें हम बात करते हैं यहाँ पे विचारों की अनुक्रमणीयता, ये क्या होती है, विचारों की अनुक्रमणीयता की बात करते हैं। क्या है, 2 से 7 वर्ष के बालकों की अवस्था में विचारों की अनुक्रमणीयता प्रारंभ होती है। बालक अपने परिवेश से क्या करता है बेटा, पहचानने लगता है, और उसमें क्या होता है फिर उसके साथ अंतर समझने के लिए भाषा को विकसित
भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक कई सूचनाओं को इकट्ठा करता है और पहली अवस्था की तुलना में अधिक समस्याओं को सुलझाने में वो सक्षम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, विचारों की अनुक्रमणीयता होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो हमारा बी ऑप्शन है हमारा वो सही हो जाएगा इसमें। आइए बात करते हैं यहाँ पे बच्चों एवं और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। दूसरा ऑप्शन है हमारा बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए। बेटा बच्चों को हमें दंड तो देना ही नहीं है, पहली चीज़ आप समझ लीजिए। ठीक है, पुरस्कृत तो कर सकते हैं, या आपने अच्छा किया, ये आपके लिए गिफ्ट है, ये आपके लिए इनाम है, बट बेटा बच्चों को हमें कभी भी दंडित नहीं करना है। तो यहाँ पे दंडित लगा हुआ है वर्ड यहाँ पे, तो ये आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बेटा। बच्चे क्या करते हैं, उनके अधिगम को सीखने के लिए खुद से स्वयं से प्रेरित होते हैं स्वाभाविक रूप से। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, आप उसको लाख कह लीजिए, वो नहीं पढ़ेगा, बट अगर वो उसके अंदर ज़रा सी भी अगर स्वयं प्रेरित होने की वो क्षमता आ गई तो बेटा वो क्या करेगा, बच्चा पढ़ने में सक्षम हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों की किस तरह से देखा जाता है। तो बेटा पहली चीज़ तो सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, दूसरा खाली स्लेटों के रूप में। बेटा मतलब कहते नहीं कोरा कागज़, बच्चे क्या होते हैं, तो जैसा उन पर लिख दें। बेटा बच्चों को कभी भी हम क्या करते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में क्या करते हैं, बच्चों को कभी भी निष्क्रिय अनुकारक के रूप में तो हो ही नहीं सकता। छोटे वयस्कों के छोटा बड़ा कुछ भी अधिगम में नहीं होता। दूसरा क्या है, बी पार्ट हमारा है खाली स्लेटों के रूप में, ये भी नहीं होगा। सिर्फ सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, जहाँ पे बच्चे क्या करते चाहते हैं, खुद से भी सीखना चाहते हैं, तो सक्रिय अन्वेषकों के रूप में बच्चों को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था और मध्य बाल्यावस्था। तो यहाँ पे जो हमारी बात करता है वो किशोरावस्था की बात हो रही है। हम आपको इसमें बाल विकास के जो चैप्टर्स जब हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा ये वीडियो इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको हम बच्चों इसका पैटर्न बता सकें कि किस तरह के किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो फिर हम आपको अपना टॉपिक जो होगा वो हमारा डे टू डे आपको हम डेली बेसिस पे अपलोड करेंगे हमारी वीडियोस। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम यहाँ से आपको बेसिक रूप से, जहाँ से बिल्कुल होता नहीं कि जहाँ पे बिल्कुल आप ज़मीन पे हैं, जहाँ पे आपको सीटेट के बारे में ज़रा सी भी अगर थोड़ी सी भी आप चाहते हैं कि आपको सीटेट को क्वालिफाई करना, तो आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़ें। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। जो भी सीटेट का एग्ज़ाम बेटा जुलाई में आपका पेपर होगा, जुलाई 25, तो आप सीटेट 1st to 5th तक का आपका पेपर है जो प्रीवियस ईयर हम सॉल्व करा रहे हैं। इसके बाद हम अपने टॉपिक्स भी स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपको ये हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। आइए अब बात करते हैं कि क्या करते हैं यहाँ पे बच्चों को कैसे होती है अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, उसे कहते हैं बेटा किशोरावस्था। जब बच्चे क्या होते हैं, किशोर अवस्था में प्रारंभ होता है। फिर जीन ब्याजे के अनुसार बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। बेटा को पुरस्कार एवं दंड, देखो दंड आ गया यहाँ पे, वैसे ही एलिमिनेट कर दो, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्ञान को सक्रिय रूप। देखो सक्रिय वर्ग जितने भी वर्ड होते हैं इसमें हमारे ऑप्शंस क्या होते हैं, 80% सही होते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशलों का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। बेटा ये क्या कर रहे हैं, देखो पर्यावरण से जोड़ें। हमें हमेशा अपने आंसर्स को क्या करना है, सामाजिक और पर्यावरण से जोड़ते हुए जो भी हमारे ऑप्शन होंगे वही हमारे ऑप्शन क्या होते हैं, ज़्यादा इसमें सही होते हैं। बाकी तो जो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो होते ही होते हैं, बट जो हमारे जो पेडागॉजी पोर्शन के क्वेश्चन है उसमें आपको हमेशा हमें क्या करना है, एलिमिनेट करके आंसर्स को देना है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 हो गया ये आपका। 19 की बात करते हैं। चालक विकास की दर, व्यक्ति की विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम बेटा कहाँ से क्रम होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, पहले बच्चों को बड़ी चीज़ दिखाई जाती है, बताया जाता है कि ये फुटबॉल है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके बारे में आते आते उसकी क्वालिटीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है। तो यहाँ से बच्चों को जो शिक्षा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए बेटा,
अपरिष्कृत यानी स्थूल, चालक विकास और परिष्कृत मतलब सूक्ष्म, ये हिंदी के कुछ कठिन वर्ड्स हैं। और एक बात आपको और हम बता दें कि कभी भी आप सीटेट का पेपर सॉल्व करें, अगर आप इंग्लिश में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको हमेशा, अगर आपको कोई भी वर्ड टफ लग रहा है तो आप उसकी हिंदी देख लें। और अगर आप हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं, जैसे अब अपरिष्कृत वर्ड आ जाए तो आपको इसमें नहीं पता होगा, बट अगर आप इंग्लिश वाले पोर्शन में जाएंगे तो वहाँ पे उसका वर्ड ईजी वे में मिल जाएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि नहीं अपरिष्कृत की का वर्ड मीनिंग क्या होगा, स्थूल होगा, है ना। तो इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों टाइम कम नहीं होता है, ठीक है, 150 मिनट्स होते हैं, तो यानी 2.5 घंटा आपके पास बहुत समय होता है कि सॉल्व करने के लिए। बस आपको क्या होता है, प्लानिंग के साथ आपको पेपर को सॉल्व करना होता है। और आप जितना अपनी पेडागोजी मजबूत कर लेंगे ना, तो आप ये मान के चलिए कि आपका इसमें जो सीटेट क्वालिफ़िकेशन है वो बहुत ही अच्छे पैमाने और अच्छे नंबर्स के साथ हो जाएगा। आइए बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों के रंगों, विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है बेटा, क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता, विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता। ये क्या करता है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं क्या रूढ़िवाद को क्या देता है, बढ़ावा देता है। तो जैसे पहनावे की वस्तुएं हैं, घरेलू सामग्रियां हैं, व्यवसायों में रंग, विशिष्ट लिंग, ये सब क्या करता है, जेंडर को क्या करता है, रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा। एक प्रारंभिक कक्षा में एक बच्चे अपने साथ जो अनुभव लाती है वो क्या करता है? टीचर्स का फ़र्ज़ होता है बेटा, क्या टीचर का क्या फ़र्ज़ होता है इसमें? टीचर्स को ध्यान नहीं देना चाहिए बेटा, ये तो बिल्कुल गलत है। टीचर्स को हमेशा सभी बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना, उन्हें अस्वीकार, बेटा आप किसी भी बच्चे का कोई भी आंसर आप उसको अस्वीकार नहीं कर सकते और आप उसको डांट के नहीं बैठा सकते कि नहीं तुम्हारा आंसर गलत है तुम बैठ जाओ। उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, मतलब उसको हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, ये नहीं कि उसको ऐसे डीमोटिवेट कर दिया, तो उपेक्षा यानी डीमोटिवेशन यहाँ पे आ गया। अगर आपने उसको बच्चे को डीमोटिवेट कर देगा तो कभी आपकी क्लास में वो दोबारा खड़ा होगा ही नहीं। तो इसमें क्या करना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। अगर उसने कुछ बताया तो उसको अपने पार्ट में उसमें शामिल करें, उसके अपने आंसर्स में, और तो बताएं कि हाँ तुमने बेटा अच्छा आंसर दिया बट इसमें कुछ ये ऐसा और होना चाहिए था। तो इस तरह से हमारा ये वाला कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं हमारा, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो बेटा यहाँ पे सीधे जब हम आपको कोहलबर्ग पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप ये जो उनकी कौन सी स्टेज में आता है, तो ये हमारा जैसे आपने देखा ना यहाँ पे लिखा है आपको पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा, तो यहाँ पे दंड की बात हो रही है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, दंड एवं आज्ञा पालन। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, दंड एवं आज्ञा अभिविन्यास के अंतर्गत ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव की क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? वो कहते हैं कि भ्रांत वार्ता नहीं, समस्यात्मक वार्ता नहीं, अहिंसा केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता। क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ पे, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। कभी बच्चे बड़बड़ाते रहते हैं ना किसी भी चीज़ को, जैसे अगर उनको खिलौने उन्हें चाहिए आप ना दें उन्हें, तो वो बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं, तो वो अपने आप से बातें करते हैं, व्यक्तिगत वार्ता कहलाती है। डैश या विचारधारा है कि बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। विशेष शिक्षा, बाहुल्य सांस्कृतिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, मुख्यधारा शिक्षा। बेटा बच्चों को हमेशा समावेशी शिक्षा के पे क्या कर देना चाहिए, जो हमारा सीटेट है ये समावेशी शिक्षा पे बल ज़्यादा देता है, क्योंकि हमें बच्चों को, सारे बच्चों को एक साथ, हम उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन समावेशी शिक्षा हो जाएगा। क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा, समावेशी शिक्षा हो जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं 25 नंबर। एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखा करे। बेटा अनदेखा तो उसे करना ही नहीं है। यह संप्रेषित करे कि कक्ष में सभी सांस्कृतिक सम्मानित संस्कृतियों का सम्मान करती है और महत्व देती है। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। मतलब आप कंपैरिजन में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कंपैरिजन करेंगे बच्चों का एक दूसरे, तो वो क्या हो जाएगा, डीमोटिवेट की सर हमेशा या मैम हमेशा क्या करती हैं, उनको बढ़ावा देती हैं, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन करती हैं, हमसे नहीं करती थी। तो इस तरह से बच्चों के अंदर मानसिकता विकसित नहीं करनी है।
वह विशेष संस्कृति एवं समुदाय के बच्चों को बढ़ावा देती हैं। तो विशेष वर्ड जो है वो हमें है ना कि हमने बात की थी अभी समावेशी शिक्षा की, तो हमें क्या करना है, बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान करना है जहाँ बच्चे सारे मिलकर एक दूसरे से अपनी विचारधारा रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा यह संप्रेषित करें कि कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती हैं। जो बच्चों की सभी संस्कृतियों को क्या करेंगी, सम्मान करेंगी और उनके महत्व देती हैं। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, शिक्षक के लिए सही हो जाएगा। निम्नलिखित संरचनाओं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो पृथक्करण की, मुख्य धारा शिक्षण की, एकीकृत शिक्षा की या समावेशी। देखिए बेटा आपने अभी समावेशी शिक्षा की बात की थी और इसमें देखिए फिर ऑप्शन हमारा क्या आ गया, समावेशी शिक्षा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, समावेशी शिक्षा। ठीक है, आइए बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। बच्चों की कक्षा में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं, मतलब बच्चे को हम अगर अनुमति ही नहीं देंगे तो वो पूछेगा नहीं। जब कुछ पूछेगा नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चों को कितना आता है। आप वहाँ पे उसकी कॉपी देख के तो उसको आइडिया नहीं लगा सकते कि बच्चा कितना पढ़ने वाला है। तो जब तक उसे पूछने की अनुमति ही नहीं देंगे तो बच्चा बोलना ही नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, वो अपनी बातों को रख नहीं पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। पूछने से रोकना चाहिए, वही बात है, अनुमति नहीं देना चाहिए, रोकना चाहिए, दोनों क्या है, एक ही ऑप्शंस में हैं। तो अलग अलग तरह से क्या किया गया, पूछा गया। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। मतलब तीनों ऑप्शन जो है बच्चों को क्या है, निगेटिव पर्पज़ में जा रहे हैं। तो हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है यहाँ पे, जो हमारा कौन सा है ऑप्शन, बच्चों को पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रेरित करना चाहिए। अब आते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो निर्देशित एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, घटित और पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। कौन सी प्रक्रिया नहीं पूछा है यहाँ पे। देखिए नहीं की बात करें तो हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि कंठस्थीकरण, यहाँ पे बात याद करना और उनके स्मरण पे बल नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, उनको समझने पे, विकास पे ध्यान देना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा था बेटा, नहीं कह रहा था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देंगे कि वहाँ पे क्वेश्चन में नहीं है कि किस पर्पज़ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर हाँ होता तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाता, ऑप्शन रॉन्ग हो जाता। तो आइए बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का बच्चों को स्तंभ खा के प्राथमिक विशेषताओं का सही मिलान को प्रस्तुत करता है? प्रतिभाशाली, अधिगम, अशक्तता और सृजनात्मक, और अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यक्ति क्रम। तो यहाँ हमारे पास क्रम दिए हुए हैं, कौन से क्रम, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से, ठीक है, और फिर धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। उसके बाद आता है मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है और आसानी से विचलित होने की आदत। तो ये कौन सा स्तंभ खा का स्तंभ खा से मिलान कर रहा है बेटा, DABC। तो यहाँ पे DABC हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी में है, जो हमारा क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस से सही हो जाएगी। प्रतिभाशाली यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, प्रतिभाशाली क्या है, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, अधिगम, अशक्तता, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी जो होती है उसमें कहते हैं। सृजनात्मकता क्या कहते हैं, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, और अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यक्तिक्रम, आसानी से विचलित होने की आदत में आता है। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है जो CDP का 30 नंबर। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे श्यामपट्ट पर अध्यापक द्वारा लिखे गए उत्तरों को नकल करते हैं। बेटा अगर आपने बोर्ड पर लिखा और उन्होंने छाप दिया उठा के, तो ये क्या है, हमारा गलत उसका क्या है, अधिगम का पार्ट है। वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो हमारे बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि क्या करें, वो सक्रिय रूप से गतिविधियों में भाग लें। एक ऑप्शन ये है हमारे पास। तो एक फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, बी कुछ हद तक सही है। आइए आगे के ऑप्शन देखते हैं। हमें क्या ढूंढना है, सबसे सही। शिक्षा कक्ष में होने वाली सभी घटनाओं एवं बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। बेटा नियंत्रण तो हमें बच्चों को करना ही नहीं है उस तरह से कि बच्चों में सिर्फ एक ही शिक्षा में केंद्र है कि हाँ आप गए बोर्ड पे लिख दिया और उन्होंने नोट कर लिया, या आपने जो समझाया बोला और उन्होंने सुन लिया। बेटा हमको क्या करना है, बच्चों को बाहरी विकास से भी जोड़ना है, पर्यावरण से बच्चों को जोड़ना है। तो वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। मतलब उनको ये नहीं बताना है कि बेटा ये आपकी बुक है, इसमें ये सिलेबस है, बस इतना ही आपको क्या करना है, पढ़ना है। बट बच्चों को ये बताना है कि जिनकी गतिविधियाँ हैं और जो कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने की क्षमता को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, बढ़ावा देना है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सही हो गया, सही हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये हमारा पार्ट 1 है, ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हमने आपको क्या किया, CTP का पेपर को एक जो है वो प्रीवियस ईयर आपको एक्सप्लेन किया है।
इस दूसरे पार्ट में हम आपको EVS का उसका वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बच्चों, हम आपके साथ जुड़ के आपको सीटेट का 2025 जो जुलाई में हमारा होने वाला है उसको क्वालिफ़िकेशन की तैयारी कराने के लिए हम आज से जुड़ गए हैं आपके साथ। ये हमारा पहला वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले जुलाई के सीटेट के पेपर में हम लोग सीटेट को क्वालिफाई कर देंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ, जिसमें आपको EVS का एक्सप्लेनेशन होगा और हमारे टॉपिक्स भी अब जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपने आप को पढ़ाई पे फोकस करते रहें और अपने आप में एक वो जिज्ञासा जागरूक करें कि हाँ, कि आप भी अपने सीटेट का पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। मिलते हैं जब तक के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें। जय हिंद।